दोस्तों, आज आपको अशोक भौमिक जी की किताब जीवनपुर हाट जंक्शन से सुहाग सुनाते हैं। अगर चला ही जाना हो आज तो चला जाऊंगा। अगर सांझ बाती बुझा कर रात कथरी तले गुम होना ही रिवाज हो इस जीवन का, तो बिना किसी शिकायत के ओढ़ लूंगा मैं अपनी आखिरी नींद। आज के पहले कभी मैंने यूं नहीं धोस दिखाई थी तुमसे जिंदगी। आज से पहले तुम भी तो मुझे इतनी समूची नहीं लगी थी कभी। सो आज चलता हूं मैं बगैर शिकायत की गाँव तकिया से लिपटे, ना किसी उम्मीदों की गिलाफ चढ़े गर्म लिहाफ की चाह लिए। बस एक अदद नींद ही तो चाहिए मुझे अपने से मुंह छिपाने के लिए। आज इतने वर्षों बाद चंद्रशेखर मिश्रा और सविता के बारे में लिखते हुए मन में एक सवाल जरूर आ रहा है कि क्या इस कहानी पर आज का पाठक उस तरह रिएक्ट करेगा जिस तरह मैंने आज से 40 सालों पहले किया था, जब ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत बनकर सामने आई थी मेरे। शायद नहीं, पर फिर भी मैं लिख रहा हूँ। ये मानो मेरे ऊपर एक कर्ज हो जिसे मेरे सिवा और कोई उतार नहीं सकता। सयाने होने, वयस्क होने या परिणत होने के दौर में कैसे कैसे जिंदगी अपना पाठ हमें पढ़ा जाती है इस जीवनपुर हाट जंक्शन में। एक जिंदगी गुजार लेने के बाद ही शायद ये थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है। एक उम्र में कुछ घटनाएं हमें इतनी विचलित कर जाती हैं कि उसे याद करने से भी जी कतराता है, पर वैसी ही घटनाएं आज हमें उतनी गहराई तक विचलित नहीं कर पाती। ऐसा क्यों होता है? शायद इसका उत्तर ढूंढते हुए चंद्रशेखर सविता की अचानक याद आ गई। दरअसल कुछ लोग महज चंद लम्हों, चंद शब्दों के चलते भी हमारी स्मृतियों में जिंदगी भर के लिए घर कर जाते हैं। भाई, मैं जीना चाहती हूँ। अनजानगंज जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में 70% जल चुकी सविता ने मुझसे कहा था। सविता के बस इस वाक्य के चलते सविता को मैं भूल नहीं सका। सविता जब भी याद आती है तो साथ में चंद्रशेखर, 70 दशक के पूर्वी उत्तर प्रदेश के कस्बे, अनजानगंज का समाज, अनजानगंज में तजुर्बों के थपेड़ों से वयस्क और अनुभवी होते मेरे अपने को भी साफ देख पाता हूँ। चंद्रशेखर मिश्रा में अच्छा कहने को कुछ भी नहीं था। न तो बात करने का ढंग आता था उसे और न ही चुप रहने की तमीज थी उसमें, पर बावजूद उसकी बेवकूफियों के हम सब उसे मानते थे। वास्तव में उसकी एकमात्र ताकत उसके मिश्रा और लोकल होने में थी। अनजानगंज जिला तमाम दवा कंपनियों का हेडक्वार्टर था, लिहाजा बड़े छोटे कम से कम 30 कंपनियों के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिवों का हेडक्वार्टर तो था ही। साथ ही इतने ही कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ आदि शहरों से महीने में एक बार तो आते ही थे। चंद्रशेखर उन सब का रक्षा कवच था। किसी को रहने को मकान नहीं मिल रहा किराए पर तो चंद्रशेखर, कोई किसी स्थानीय बकैत या दादा से भिड़ गया तो चंद्रशेखर मिश्रा के पास एक ऐसी चाबी थी जो समस्याओं के ऐसे सभी तमाम तालों में आसानी से फिट बैठ जाया करती थी। चंद्रशेखर केवल लोकल नहीं था, अनजानगंज के राम मंदिर और गौरी थान के सर्वे सर्वा ब्रह्मचारी बलराज पंडित का एकमात्र बेटा था। चंद्रशेखर बनारस पढ़ने जरूर गया था, पर ये सब राम जी और गौरी मैया की कृपा ही थी कि उसने जस तस बीएससी की डिग्री हासिल कर ली थी। पर डिग्री पाकर दिमाग खराब हो गया था उसका और मंदिर संभालने के बजाय उसने टाई सूट वाली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी करने की ठान ली। उन दिनों एक छोटी दवा कंपनी अपना कार्य व्यापार फैलाने के लिए जिला अनजानगंज के किसी लोकल को तलाश कर रही थी, तो चंद्रशेखर को बिना इंटरव्यू नौकरी मिल गई थी। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का मतलब अगर सही मायने में समझना हो तो मौका मिलते ही कभी 70 के दशक के पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी जिले में चले जाइए, पता चल जाएगा।
चंद्रशेखर मिश्रा को सभी मुसलमान डॉक्टर और केमिस्ट भी पंडित जी कहकर सम्मान करते थे। हिंदुओं का तो क्या कहें, अपने कंधे में दुनाली और किसी मंडुआ डीही या ठंडी सड़क में 3 रखेल रखने वाले तनी मूछों वाला ठाकुर, जिसकी उम्र चंद्रशेखर के ताऊ से भी ज्यादा हो, वो भी झुककर कहता था, गोड़ लागी महाराज। इस वर्ण का लाभ चंद्रशेखर को जितना मिलना था सो तो मिला था, पर उसकी कंपनी को भी इसका भरपूर लाभ मिला था। नई कंपनी होने के बावजूद कुछ ही महीनों में अनजानगंज जिले में चंद्रशेखर और उसकी कंपनी छा गई थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज इस 21वीं सदी में बामन देवताओं का राज अब कैसा चल रहा है, इसकी खबर मुझे नहीं है। बहरहाल न जाने क्यों मुझे चंद्रशेखर बहुत मानता था। सैकड़ों कोशिशों के बाद भी जब मैं उसे टाई का सही नॉट बांधना नहीं सिखा पाया था, तो उसकी पत्नी सविता ने कहा था, भाई मुझे सिखा दीजिए, मैं ही बांध दिया करूंगी। सविता ने लखनऊ के ला मार्टिनियर से पढ़ाई की थी। पिता लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते थे। ब्राह्मणों में उनके कुल को काफी सम्मान मिला हुआ था और इसीलिए ब्रह्मचारी जी ने अपने बेटे के लिए सविता को चुन लिया था। ये समय सरकार द्वारा स्थापित वेतन आयोगों के पहले का था और विश्वविद्यालय के कई शिक्षकों को देखकर प्रायः सुदामा जी की शक्ल याद आ जाती थी। सविता अपने 3 भाइयों की सबसे छोटी और इकलौती बहन थी। शादी में दहेज जुटाने में सुना था कि पिता के साथ तीनों भाई भी जुट गए थे, पर चंद्रशेखर के हिसाब से सविता के पिता ने दहेज में घोटाला किया था। मुझे अपनी उम्र के 25 की दहलीज को छूने में अभी कुछ और साल बाकी थे, इसीलिए दुनियादारी की कई बातों को कम नहीं बल्कि बिल्कुल ही नहीं समझता था। और जिस दहेज घोटाले की बात चंद्रशेखर करता था, उसका जिक्र एक आध कहानी उपन्यासों में जरूर पढ़ा था, पर मुझे लगता था कि ये सब कुरीतियां सती प्रथा जैसे ही हमारे समाज से मिट चुकी थी। पर चांद की बलुअर माटी पर इंसान के पैरों के निशान के बने कई साल गुजर जाने के बाद भी चंद्रशेखर ने शादी में लड़की वालों से रुपया पैसा, जेवर गहनों से लेकर सोफा, खाट, लोटे बर्तन, कुकर, हीटर, रेडियो रिकॉर्डर, सूट साड़ियां आदि धरवा लेने के बाद खिचड़ी की रस्म के दौरान एक अदद बुलेट मोटरसाइकिल के लिए जब हट कर बैठा, तो सविता के पिता और भाइयों के जेबों में कुछ फुटकर ही शेष बचे थे। मामला बिगड़ते देख सविता और चंद्रशेखर के परिवार के चंद बुजुर्गों ने सादे कागज पर सविता के पिताजी से वादा लिखवा लिया कि वे जल्द ही जमाई राजा के लिए बुलेट लेकर देंगे। घोटाला दरअसल इस जल्दी ही शब्द में छिपा हुआ था, जिसे केवल चंद्रशेखर ही सबसे पहले समझ पाया था। शादी के 6 महीने बीत चुके थे। चंद्रशेखर के पिताजी का धैर्य टूटने लगा था और सविता पर अत्याचारों का पहाड़। पहले पहल सविता को आड़े तिरछे ढंग से ताने मिलने लगे, पर जल्दी ही सीधी सपाट गालियों और अपमानों का दौर शुरू हुआ। चाय में शक्कर ज्यादा हुई तो चंद्रशेखर ने जानना चाहा कि क्या शक्कर की बोरी दहेज में आई है। यूं ही एक दिन सब्जी में मिर्च के मसले पर सविता को चंद्रशेखर ने चपत भी लगा दी। दाम्पत्य शालीनता का ऐसा दौर जल्द ही चंद्रशेखर के पौरुष प्रताप के सामने ध्वस्त होने लगा और जब तब सविता के शरीर पर उसकी काली नीली धारियां उभरने लगी। एक दिन सविता की बाह में एक ऐसी ही ताजा उकेरी हुई धारी से मैं समझ गया था कि ऐसे घाव बेल्ट से नहीं बन सकते। इसके उकेरने के लिए लोहे की छड़ को लंबे समय तक आग के संस्पर्श में रहना पड़ता है। चंद्रशेखर ने कहा, न जाने क्या करती है ये, देखिए बैठे बिठाए हाथ जला बैठी। उन्हीं दिनों मेरी कंपनी ने सिल्वर सल्फाडायाजिन क्रीम बाजार में लॉन्च की थी। इस दवा का नया होने के साथ साथ अपना श्रेष्ठ होने का दावा भी था। सो मैंने वो क्रीम लाकर सविता को दी थी और जिसके चलते चंद्रशेखर को सविता को लेकर डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा था। मैंने एक शरीफ आदमी होने के नाते चंद्रशेखर से या सविता से इस जलने की वजह पूछना जरूरी नहीं समझा था। पर इस घटना के करीब 3 महीने बाद अनजानगंज जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में रात के 2 बजे रोते बिलखते चंद्रशेखर मिश्रा से पुलिस ने सविता के बुरी तरह से जल जाने की वजह पूछी थी। स्ट्रेचर पर सविता आंख मूंद पड़ी थी, पर वो न तो सो रही थी और न ही बेहोश थी।
सुबह होने के काफी पहले ही चंद्रशेखर के पिताजी आ गए थे। दिन चढ़ने के साथ स्थानीय विधायक और कुछ नेता भी आए। कुछ स्थानीय पत्रकार निर्भीक पत्रकारिता की मशाल लिए अस्पताल के इर्द गिर्द दिखाई दिए। अगले दिन के अखबार में सविता की दुर्घटना की खबरें भी आईं और शिफॉन जॉर्जेट की साड़ियों के ज्वलनशीलता को रेखांकित भी किया गया। पर 2-3 दिनों के बीत जाने के बाद इस बारे में कोई और खबर अखबार में नहीं थी। हम सभी रिप्रेजेंटेटिव जो चंद्रशेखर के परिचित थे अस्पताल में आते जाते रहे और चंद्रशेखर नियमित दहाड़ मारकर रोता बिलखता रहा। चंद्रशेखर की हालत देखकर हम में से कईयों की आंखें भी भीग जाती। इसी बीच पुलिस ने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में बयान दर्ज करवाने का काम भी पूरा कर लिया। खाना बनाते हुए फर्श पर रखे स्टोव से मेरी साड़ी उलझ गई थी। स्टोव से मिट्टी का तेल फर्श में फैल गया और आग पकड़ ली। मेरे पति ने ही आकर मुझे बचाया। मेरे पति और मेरे बीच कभी कोई झगड़ा झंझट नहीं हुआ। दहेज वगैरह के बारे में मेरे ससुर जी और पिताजी ही जानते हैं। मैं और मेरे पति को इसमें कुछ भी पता नहीं। नहीं, ससुराल में मुझसे कभी किसी ने बुरा बर्ताव नहीं किया। ऐसे बयानों को लखनऊ लॉ मार्टिनियर से पढ़ी सविता ने उस एक दिन में ही कंठस्थ कर लिया था जिस दिन चंद्रशेखर ने सविता के माथे को छूकर रोते हुए कहा था, सविता भूल जाओ बीती बातों को। ट्रांसफर लेकर हम कहीं दूर शहर में जाकर गृहस्थी बसाएंगे जहां मेरे और तुम्हारे सिवा कोई और नहीं होगा। इतना कहते हुए शायद चंद्रशेखर आखिरी बार रोया था। सविता के चेहरे को दरअसल आग की लपटों ने छोड़ दिया था ताकि नई जिंदगी के सपने देखते समय बिना बालों वाली 70% जली सविता का चेहरा एक नई नवेली दुल्हन के मानिंद फिर एक बार खिल उठ सके। अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में स्ट्रेचर पर लेटी सविता को देखा था। फिर एक ही बार उससे मिला था बर्न वार्ड में। उसे लग रहा था कि वो ठीक हो रही थी और वो एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही थी। जिस दिन दोपहर को उसने आखिरी सांस ली उस दिन सुबह उसने मुझसे कहा था, भाई मैं जीना चाहती हूँ। वो जीना चाहती थी। चंद्रशेखर से भी उसने कई बार इसी बात को दोहराया था। डॉक्टर, नर्सों और अस्पताल के स्टाफ ही नहीं बल्कि पुलिस के अधिकारियों और कचहरी के मजिस्ट्रेट से भी उसने यही कहा था। सविता को शमशान के लिए विदा करने के पहले चंद्रशेखर मिश्रा के परिवार की महिलाओं ने उसकी मांग में सिंदूर इस उत्साह से भरा था जैसे घर आई नई दुल्हन को उसकी पहली होली में लोग गुलाल लगाते हैं। आखिर सविता सुहागन जो थी और इतनी भाग्यवती भी कि बिना बालों वाले मांग में सिंदूर लेकर वो इस दुनिया से सीधे स्वर्ग को जा रही थी। शमशान घाट पर ज्यादा लोग नहीं थे। सविता के दोनों भाई जो पिछले कई दिनों से अस्पताल में मिलते रहे थे वे भी वहां नहीं दिखे। हम 8-10 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और बाकी 4-5 चंद्रशेखर के घर वाले। सड़क से घाट कुछ दूर था सो जीप से सविता की अर्थी को कंधा देकर हम घाट तक ले गए। कंधा देते न चंद्रशेखर दिखा और न सविता के अपने। मेरे दाहिने कंधे के बहुत करीब अर्थी पर सविता का सिंदूर से लिपा चेहरा था। राम के नाम के सत्य होने की घोषणा करने वाला भी कोई नहीं था वहां। वो चंद्रशेखर कोई और था जो अस्पताल में पिछले 7 दिनों से रोता बिलखता बावला घूम रहा था। और ये चंद्रशेखर कोई और था जो घाट पर अपने घर के लोगों से जाड़े के मौसम में सई नदी में पानी के कम होने की समस्या पर बात कर रहा था। घाट में दाह संस्कार का काम करने वाले शराबी डोम से चंद्रशेखर ने चुटकी लेते हुए कहा था, मर्दे तनी जल्दी कमवा कर दिया हो, 70% तो पहले से जरी है तो होके तो कुल 30% काम करेगा है। मेरे पास ही सक्सेना जी खड़े थे। सक्सेना जी पूर्व सैनिक थे और स्थानीय सरकारी गर्ल्स कॉलेज में काम करते थे। हम सब जो बाहर से इस जिले में काम करने आए थे वे हमारे लोकल गार्जियन हुआ करते थे। सक्सेना जी घाट के रस्म रिवाजों की बारीकियों से परिचित थे। चिता पर लकड़ी फूस चढ़ाने के बाद वे मेरे पास आकर खड़े हो गए थे। चिता की लपटों के पीछे सविता की अस्पष्ट होती काया से सक्सेना जी को कौन सा संकेत मिला था पता नहीं।
वे चौंक कर बोले थे, ओह माय गॉड, शी वॉज प्रेग्नेंट। जाड़े के मौसम में गांवों कस्बों में रात जल्दी उतरती है। जब हम तीनों दोस्त और सक्सेना जी घर लौटे तब और दिनों की तरह ही बिजली नहीं थी और पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। थोड़ी देर इधर उधर की बात होती रही, फिर सब अपने अपने घरों को चल दिए। सारे दिन हम सब इधर उधर दौड़ते रहे थे, इसलिए बहुत थक गए थे। बंसी ने खाना पूछा तो मैंने उसे खाकर सो जाने के लिए कहा। सुबह जब मेरी नींद खुली तब करीब 4 बज रहे थे। रात खत्म भी नहीं हुई थी कि कोहरे की परतों को रोशन करता भोर हो रहा था। धीरे धीरे मुझे कल की बातें एक एक कर याद आने लगी। बंसी जाग चुका था और मेरे कहने के पहले ही चाय का गिलास मेरे सिरहाने की मेज पर रख गया था। कमरे के अंदर कल शाम से बैठा अंधेरा अब पस्त होने लगा था और सुबह की ताज़ा रोशनी में दरवाजे, पर्दे, मेज, कुर्सियां और बिस्तर पर बेतरतीब पड़े चादर लिहाफ दिखने लगे थे। चाय का गिलास हाथ में उठाते वक्त उसी रोशनी में मुझे मेरे दाहिने कंधे के पास और कलाई के पास की आस्तीन पर ढेर सारा सिंदूर दिखाई दिया। मुझे लगा कि मैं रंगे हाथों पकड़ लिया गया हूँ। मेरे हाथों में लगा सिंदूर मानो मुझसे सवाल पूछ रहे थे, मेरी कायरता का पर्दाफाश कर रहे थे। सविता अंधेरी रात के लंबे सफर के बाद न जाने कितनी दूर चली गई थी और उसका सिंदूर मेरे शर्ट के आस्तीन से चिपका सुबह की रोशनी में दमक रहा था। मुझे सविता के शब्द याद आए, भाई मैं जीना चाहती हूँ। चाय का गिलास मेज पर उतार कर देर तक मैं खामोश बैठा रहा था। हम सभी शायद कमोबेश ऐसे ही अनुभवों के निर्मम थपेड़ों से धीरे धीरे सयाने हो उठते हैं और दुनियादारी सीख जाते हैं। इस बीच मेरा तबादला शाहजाबाद हो गया। नई जगह, नए लोग, नई चुनौतियां और बिन मांगे नए अनुभवों की बौछारें। तभी एक दिन किसी ने बताया था कि चंद्रशेखर मिश्रा की दूसरी शादी बनारस में हो गई थी। सविता के गए तब साल भी नहीं बीता था।